हेलो स्टूडेंट, इससे पहले का हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट है उनको पहली बार बनाने के बारे में सोचा गया और ये पहली बार हुआ हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। इंडिपेंडेंस के बाद जो बहुत सारे पुराने स्टेट थे उनकी बाउंड्रीज चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि नए नए स्टेट बने और ये इंश्योर किया गया कि जो लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही स्टेट में रहें। Some states were not created on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnic and geography. These include state like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. देखो, कुछ स्टेट का क्रिएशन उनकी लैंग्वेज के आधार पर नहीं हुआ, लेकिन उनके कल्चर और एथेनिक या फिर जोग्राफिकल जो कंडीशन है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसके आधार पर उनको बनाया गया। जैसे कि इसमें नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। सम नेशनल लीडर resisted that demand of new state on the basis of language as they thought this would lead to a disintegration of the country. But later this fear proved wrong and the formation of linguistic state actually made the country more united and administration become more easier। देखिए, कुछ जो लीडर थे वो इस चीज़ को कह रहे थे कि जो नए स्टेट की डिमांड है लैंग्वेज के आधार पर, वो हो सकता है कि कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज के स्टेट अगर बन जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि दूसरी लैंग्वेज के स्टेट को वो एक दूसरे में मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में ये जो डर था वो गलत साबित हुआ और जो फॉर्मेशन था लिंग्विस्टिक स्टेट का, वो उससे क्या हुआ कि एक्चुअली जो कंट्री थी वो बहुत ज़्यादा यूनाइटेड और ज़्यादा हो गई, और दूसरा वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चलाने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई। आगे है लैंग्वेज पॉलिसी। अ सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, though Hindi was identified as the official language, which is mother tongue of only 40% of Indians। देखो, सेकेंड टेस्ट था इंडियन फेडरेशन के अंदर, वो था लैंग्वेज पॉलिसी का। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी लैंग्वेज को जो है नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। हालांकि जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि 40% जो इंडियंस हैं वो हिंदी बोलते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नॉट इम्पोज्ड हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। बिसाइड्स हिंदी देयर आर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने किसी भी स्टेट के ऊपर हिंदी को इम्पोज नहीं किया जहाँ पर लोग हिंदी नहीं बोलते थे, वहाँ उस स्टेट में हिंदी को इम्पोज नहीं किया गया, बल्कि जो हिंदी है उसके अलावा अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा माना गया। फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कैंडिडेट मे टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना है तो वो इन सभी लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। The maximum work of the government takes place in the official languages of that concerned state। देखो, स्टेट जो है उनके पास भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और जो मैक्सिमम वर्क है गवर्नमेंट का जो स्टेट होते हैं उसमें वो सब किस में होते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होते हैं। द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज स्टॉप्ड इन 1965, but many non-Hindi speaking states fear that this was the attempt to impose Hindi on them. So central government withdrew the proposal and English along with Hindi continue for official purposes। हुआ क्या कि 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज होने से स्टॉप कर दिया गया, लेकिन जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे उन्हें डर हुआ कि ऐसा ना हो कि इस तरीके से हिंदी हमारे ऊपर इम्पोज कर दी जाएगी,
इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा से इंग्लिश को हिंदी के साथ ऑफिशियल कामों के करने के लिए, उनके पर्पज़ के लिए कंटिन्यू कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू अ टू टायर सिस्टम। स्टेट ऑफ इंडिया आर वेरी लार्ज एंड इंटरनली वेरी डाइवर्स। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप। देखो, जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि केवल 2 टायर के सिस्टम में ही पूरी कंट्री का जो सिस्टम है उसको चलाया जा सके। जो स्टेट है इंडिया के वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और उनमें डाइवर्सिटी बहुत है। जितना स्टेट इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो इतने बड़े हैं और इंडिपेंडेंट हैं, जैसे बड़े हैं जैसे कि यूरोप की इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी, जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ के स्टेट्स हैं। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट below that of the state government. Thus, there is a need for power sharing in each state. When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. देखो, 2 टायर पहले से ही थे हमारे यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। जो फेडरल पावर शेयरिंग थी उसको ये महसूस हुआ कि भाई स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी, उससे भी बिलो एक पार्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का, तो इसलिए उसके साथ पावर भी शेयर की जानी चाहिए। जब इन दोनों से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दी गई तो इसको बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ये जो बेसिक आइडिया है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, उसके पीछे एक बेसिक आइडिया ये था कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और जो इश्यूज़ हैं उनका जो सॉल्यूशन है उनको सेटल डाउन किया सकता है, वो कहाँ पर, लोकल लेवल पर ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रधानमंत्री तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर या जो चीफ मिनिस्टर है वो आके नहीं करेंगे, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अच्छे से वहाँ के लोगों से परिचित होती है और वो उसको सॉल्व आसानी से कर सकती है, इसलिए ऐसा किया गया। Local government, there is a third tier of government called local government. This local government include panchayat in villages and municipalities in urban areas. देखिए, ये जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है उसको लोकल गवर्नमेंट बोला गया, और ये लोकल गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट है तो विलेजेस में तो पंचायत है, और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें क्या है, म्यूनिसिपलिटी के रूप में है। But elections were not held regularly and local government were not given any power by state government. अब यहाँ पर इतना तो हो गया कि ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। दूसरा ये कि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए रेगुलरली लोकल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को कोई भी खास पावर नहीं दे रखी थी। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। सबसे बड़ा जो स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के वो लिया गया 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट आर, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मतलब संशोधित किया गया कि जो थर्ड टायर है डेमोक्रेसी की उसको ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जाए, और इस तरीके से कुछ प्रोविजंस हैं इसके लिए। इट इज़ कंटिन्यूसली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। ये मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब कि संवैधानिक रूप से मैंडेटरी कर दिया गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। सेकंड है, सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्टेज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस बिसाइड वीमेन। देखो, सीट्स जो है रिज़र्व कर दी गई जो इलेक्टेड बॉडी थी उसमें, कि जो शेड्यूल कास्टेज हैं उनके लिए भी, शेड्यूल ट्राइब उनके लिए भी, और जो ओबीसी के लोग हैं उनके लिए भी। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वीमेन। और एटलीस्ट कितनी, 1/3 जो पोजीशन थी वो किसके लिए रिजर्व कर दी गई, वीमेन के लिए। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। हर स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया
मतलब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया कि हर स्टेट में क्या कर सके, वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को करा सके। आगे है पंचायती राज सिस्टम। इन इंडिया रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट हैज़ अ ग्राम पंचायत। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, पंच एंड अ प्रेसिडेंट सरपंच। अब समझो इसे कि जो इंडिया है उसमें जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, और हर गांव में एक ग्रुप होता है। मतलब हर गांव में या तो ग्राम पंचायत होगी, या फिर हो सकता है कई गाँव का एक ग्रुप हो, उसमें जो है ग्राम पंचायत हो। ये एक सभा होती है जहाँ पर कई मेंबर होते हैं जिनको पंच बुलाया जाता है, और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको उसको सरपंच बोला जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ दैट वार्ड और विलेज, और ये डायरेक्टली चुने जाते हैं एडल्ट पॉपुलेशन से। उस गांव की जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है वो इन लोगों को डायरेक्टली चुनती है। इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, और ये किसके अंडर में काम करते हैं? ग्राम सभा के अंडर में। ग्राम सभा मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस or thrice in a year to approve annual budget and review the performance of the ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की मीटिंग होती हैं साल में 2 या 3 बार। जो एनुअल बजट होता है ग्राम पंचायत का, और जो परफॉर्मेंस होता है उसके रिव्यू को देने के लिए और एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए। अ फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत का ग्रुप जो है मिलकर के एक पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल को बनाता है। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। देखो जो मेंबर्स हैं इस मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है कि जो भी पंचायत के मेंबर्स होते हैं उस एरिया में, वो सब उसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। यानी जो पंचायत समिति होती है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनाया जाता है वो कैसे चुना जाता है? पंचायत के लोग ही चुनते हैं, पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो। जिला परिषद। ऑल द पंचायत समिति इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो सभी जो पंचायत समिति हैं वो मिलकर के एक डिस्ट्रिक्ट में सब मिल करके वो क्या बनाती हैं? जिला परिषद बनाती हैं। एंड मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, और ज़्यादातर जो जिला परिषद के मेंबर हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। मोर ओवर मेंबर्स ऑफ लोकसभा, MLAs of the district and some other officials of other district level bodies are also its member। इसके अलावा जो लोकसभा के मेंबर हैं, MLAs हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, और कुछ अदर ऑफिशियल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो सब इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज इट्स पॉलिटिकल हेड। जो जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है वो इसका पॉलिटिकल हेड होता है। म्यूनिसिपैलिटीज़। अ बिग सिटीज़ देयर आर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। बोथ दीज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ आर कंट्रोल्ड बाई इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं कंट्रोल की जाती हैं, मतलब जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, उसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो म्यूनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है। मेयर इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो मेयर होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है। ठीक है। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है वो तो म्यूनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड होता है, और मेयर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉलिटिकल हेड होता है। ओवरऑल देयर आर अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। एंड 1/3 ऑफ देम आर वेमेन, और उनमें से 1/3 कौन है? वेमेन। विच इंक्रीज वीमेंस वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। इससे क्या हो रहा है कि वीमेंस की वॉइस को डेमोक्रेसी में बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और जो मैं इसमें समझा रही हूँ यही आपके नोट्स हैं। और प्लीज़ इन नोट्स को जो है आप अपनी कॉपी में लिख लें, और जितनी बार समझ में आए उतनी बार वीडियो को देख लें। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।